निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बिजली के नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। बिजली के शोबे पर जायज इजलास की सदारत करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बिजली के वाजिबात के नादहिंदगान के खिलाफ सूबों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की जाए। इजलास में वजीर आजम को मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावारी इस्तेदाद, असल पैदावार और मुख्तलिफ मौसमों में बिजली की मजमूई तरसील के बारे में आगाह किया गया। इजलास में बिजली की पैदावार में मुख्तलिफ ज़राए के इस्तेमाल के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा कि बिजली के आइंदा पैदावारी मंसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल ज़राए को तरजीह दी जाए। तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं और ट्रांसफर मीटरिंग के मंसूबे के इतलाक के लिए जामे लाहे अमल पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे हाइडल मंसूबों के लिए माहिरीन की रहनुमाई में मंसूबे बनाकर पेश किए जाएं। ऐसे मंसूबे न सिर्फ कम लागत बिजली पैदा करेंगे बल्कि मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात को कम करने में मुआविन साबित होंगे। कोयले से बिजली बनाने के मंसूबे में महंगे दरामदी कोयले की बजाय मुकामी कोयले को तरजीह दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देकर हुकूमती अखराजात में कमी और मनसूबों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से सेहत, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदी शोबे तरजीहात में शामिल हैं। मोटरवेज और शाहराहों की तामीर के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म की माशी इस्तेहकाम के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन मोअव्विन फाउंडेशन एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ सुंदेला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आसिफ सुंदेला की ज़ेर क़यादत मोअव्विन फाउंडेशन की देही इलाकों में नज़रअंदाज तबकों की फलाह बहबूद के लिए खिदमात को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात। मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। सदर ममलकत का आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह, 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। पाक बहरिया ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार, शोहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,707 पर बंद। स्टॉक मार्केट में 187 कंपनीज के शेयर की कीमतों में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के हजारों तलबा की पुरम गिलगित बल्तिस्तान के हक में मुख्तलिफ अजला में रैलियां, भाईचारे के फरोग और फिरका वाराना कशीदगी से पाक पुरम इलाके के लिए मुत्तहिद रहने का अज़्म। गिलगित से सिविल सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान तक पुरअमन वॉक का भी एहतमाम। अमन अमान और मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए हर सतह पर हिमायत की यकीन दहानी। और नारोवाल में बच्ची से बदसलूकी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार किया। निशान इबरत बनाने के लिए मिसाली सजा देनी होगी। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। दरिंदा सिफ्त इंसान के खिलाफ आवाज बुलंद करना जरूरी है। हर बेटी के लिए पैगाम है, अगर ऐसा हो तो जुर्म पर खामोश रहना भी जुर्म है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब। गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि बिजली के नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। बिजली के शोबे पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि बिजली के वाजिबात की नादहिंदगान के खिलाफ सूबों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावारी इस्तेदाद, असल पैदावार और मुख्तलिफ मौसमों में बिजली की मजमूई तरसील के बारे में आगाह किया गया। इस इजलास में बिजली की पैदावार में मुख्तलिफ ज़राए के इस्तेमाल के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के आइंदा पैदावारी मंसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल ज़राए को तरजीह दी जाए। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं और ट्रांसफार्मर मीटरिंग के मंसूबे के इतलाक़ के लिए जामे लाहे-अमल पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे हाइडल मंसूबों के लिए माहिरीन की रहनुमाई में मंसूबे बनाकर पेश किए जाएं। ऐसे मंसूबे न सिर्फ कम लागत बिजली पैदा करेंगे बल्कि मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात को कम करने में मुआविन साबित होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोयले से बिजली बनाने के मंसूबों में महंगे दरामदी कोयले की बजाय मुकामी कोयले को तरजीह दी जाए। 2400 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबों की तामीर पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और इस पूरे अमल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इजलास को मुल्क में बिजली के एनर्जी मार्केट के क़याम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि एनर्जी मार्केट के क़याम से बिजली के शोबे की इस्तेदाद कार और कारकर्दगी में मुअस्सर इजाफा होगा, जिससे 2 करोड़ 70 लाख घरेलू सार्फिन मुस्तफ़ीद होंगे। इस हवाले से पावर डिवीजन की पेशतर कार्रवाई मुकम्मल है। इजलास में वज़ीर आज़म को बिजली की मजमूई पैदावारी इस्तेदाद, साल भर में पैदावार और तरसील और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले एनर्जी मिक्स के बारे में बताया गया। मुल्क भर में बिजली निज़ाम के नुकसानात और वसूल ना होने वाली रकम पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्क भर में तकसीम कार कंपनियों में वसूलियों के नुकसानात, बिजली चोरी के भी आशारिये पेश किए गए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बिजली चोरी करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई शुरू की जाए और इस पर पेशरफ्त पर रोजाना की बुनियादों पर रिपोर्ट पेश की जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की एक वजह लाइन लॉसेस भी है, जिसका खमियाजा सारिफ को भुगतना पड़ता है। लेकिन जायज़ा इजलास के हवाले से भी हम बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अनवर शेख साहब, जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खजाना रह चुके हैं और माहिर तवानाई भी हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आजकल खबरों में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ चलती रही कि जिस तरह से बिजली के बिल ज़्यादा है, उसके बाद हमने देखा कि मुल्क में जिस तरह से एहतजाज भी हुआ, लेकिन उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उन्होंने जायज़ा इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम तर तफसीलात पेश की जाएँ कि बिल्स में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों किया गया है, पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है वो क्यों है और किस तरह से इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आगे भी आता हूँ, टेक्निकलिटीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि बिजली में इजाफा किस तरह से है, तरसील को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आज जो जायज़ा इजलास हुआ है उसमें जो तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बयान कर दें तो। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो वज़ीर आज़म साहब ने लिया है इजलास आज, और उसमें जो सिफारिशात सेक्रेटरी पावर और मिनिस्टर पावर ने दी हैं, ये पहले से ही डायग्नोस्टिक
ये डायग्नोस्टिक हो चुका। 2008 से हमारा सर्कुलर डेट का इशू है और कैपेसिटी चार्जेस का इशू है। तो हमें ये देखना है कि फौरी तौर पर अपने आवाम को क्या रिलीफ दिया जा सकता है। तो मैं तो डायरेक्टली बात करूंगा इस बात पे कि चूँकि अगले 4 महीनों में बिजली के बिलों की जो बिजली की तरसील है और इसका इस्तेमाल है कदरे कम हो जाएगा गर्मी के जो समर सीज़न के मुकाबले में। तो जो अभी जो बिल आए हुए हैं वो आम आदमी के लिए वाकई तकलीफ़ दे हैं, इनको आगे फैला दिया जाए ताकि अगले 4-5 महीनों में इसको उनसे रिकवरी की जाए, इससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इस गैप को पूरा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर शॉर्टफॉल होता है तो उसके फिर और असरात आते हैं। तो इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि 98% जो हमारी आवाम है वो सूबों में क़याम पजीर हैं, तो उन सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत का साथ देना होगा। जी। जो अभी बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने वो लिया उसका रिव्यू कि जो डिफ़ाल्टर्स हैं, डिफ़ाल्टर्स के 3-4 मेजर हेड्स हैं, एक सूबाई हुकूमतें भी हैं और रनिंग डिफ़ाल्टर्स भी हैं। जो रनिंग डिफ़ाल्टर्स हैं ये वो डिफ़ाल्टर्स होते हैं जो बिजली ले भी रहे हैं और बिल नहीं दे रहे हैं। तो इस पर हमारी तजवीज़ होगी कि वजारत जो तवानाई है वो लाजमी तौर पर डिस्को लेवल पे ऐसी कमेटियाँ बनाए, एम्पावर्ड कमेटियाँ के लोगों के कंज्यूमर के जो इन्फ्लेटेड बिल्स हैं उनको रिव्यू करे, रिव्यू करके और उनके लिमिट बना के उनको कम किया जाए। इस तरह उनको किस्तें बना के दी जाएं ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर ट्यूबवेल है या बड़े बड़े सनतकारों के बिल्स हैं तो उनमें रैशनलाइज उनको किया जा सके। ठीक है। अच्छा अनवर शेख साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज वज़ीर आज़म ने अपने इजलास में कही और बारहा इसको दोहराया कि जो बिजली चोर हैं, जो नादहिंदगान हैं, असल एक तो बहुत बड़ा मसला बिजली चोरी का तो है ही, लेकिन उसके कॉजेज़ भी देखने होंगे। रूट कॉज को हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला हमें नादहिंदगान की सूरत में नज़र आता है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि बिल अदा नहीं करते हैं उन पर उन्होंने कहा है कि सख्ती के साथ हाथ डाला जाए और कोई रियायत ना की जाए। यकीनी तौर पे जब ये लोग बिल नहीं देते, बिजली इस्तेमाल भी करते हैं, तो अल्टीमेटली सारा जो बोझ है, सारा बर्डन वो गरीब बंदा ही फिर सहारता है ना। तो आपका क्या ख्याल है, ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट है और इसको मनवान अमल करना इस पर कितना ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अहम कदम है हुकूमत का और इसको आगे बढ़ाए बगैर हम इस मसले से दो चार ही रहेंगे। ये पहली हुकूमतें भी सक्सेसिवली इस पे अमल दरामद करती रही हैं, लेकिन इसके खातिर ख्वाह नताइज नहीं आ सके। तो अब ये करना चाहिए हमें कि इन डिफ़ाल्टर्स के ख़िलाफ़ हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सूबाई हुकूमतों का ताउन बहुत ज़रूरी है। हमें याद है कि आज से चंद साल पहले कोई 30,000 के करीब FIRs दर्ज की गई डिफ़ाल्टर्स के ख़िलाफ़, लेकिन उसके नताइज खातिर ख़्वाह हमें हासिल ना नहीं हो हुए। सके। सही। अच्छा शेख साहब, अब से पहले जो निगरान सेटअप से पहले गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब थे, जो नून लीग की गवर्नमेंट चल रही थी, उसमें शमसी तवानाई पर मुंतकली के हवाले से खातिर खा इकदाम किए भी गए। ख़ासतौर पर प्रोजेक्ट का आगाज़ के हवाले से भी बात की गई और कहा गया कि बैरून ममालिक से भी रबता करेंगे कि पाकिस्तान में इस हवाले से सरमायाकारी करें कि पाकिस्तान में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा सके। पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है उस पर काबू पाने में ये इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। एक तो शमसी तवानाई पर मुंतकिली कितना ज़रूरी है, क्या वाकई समझते हैं कि हम शमसी तवानाई पर मुंतकिल हो सकते हैं और कितने अरसा लग सकता है हमको शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने में? और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है कि उसके हवाले से छोटे मंसूबे बनाना ज़रूरी है, माहिरीन की राय ज़रूरी है, क्या समझते हैं शमसी तवानाई और हाइडल प्रोजेक्ट, इनके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए? ये तीनों चीज़ें, शमसी तवानाई, हाइडल प्रोजेक्ट और विंड पावर प्रोजेक्ट, इनके रिसोर्सेज लोकल हैं, ये हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं। इनके लिए हमें किसी मुल्क से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चाहिए ताकि इन्वेस्टर आए और इसमें इन मंसूबों में सरमायाकारी करे और अपनी मुनाफा भी ले। और हमारी एनर्जी बास्केट में जब ये कम कीमत के मंसूबे आएंगे तो उसकी जनरेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये इनकी ज़रूरत से और अहमियत से बिल्कुल इनकार मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर शेख, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना और माहिर तवानाई, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और वज़ीर आज़म ने आज जो बिजली के शोबे के हवाले से अहम इजलास हुआ है उसमें जो अहम हिदायत दी गई हैं, अहम बातें डिस्कस हुई हैं, उस हवाले से भी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि शमसी तवानाई में मुंतकिल होना जो है वो किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है और कितना फ़ायदेमंद भी हो सकता है।
नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क की तरक्की में हुकूमती और निजी शोबे के इश्तराक को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मोटरवेज और शाहराहों की तामीर के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रवाबित में बेहतरी आएगी, जिससे कौमी इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की कि मुल्क के मगरबी इलाकों को मशरक़ी इलाकों तक बेहतर रसाई देने के हवाले से ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के हवाले से जामे प्लान पेश किया जाए। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने के हवाले से मज़ीद मौक़े तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इजलास को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 2 सालों में 646 अरब रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के जरिए हुकूमत सब्सिडीज के हवाले से 150 अरब रुपए की बराह रास्त बचत हुई। इजलास को यह भी बताया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के मंसूबों में सियालकोट खारियां मोटरवे, सखर हैदराबाद मोटरवे, खारियां रावलपिंडी मोटरवे, कराची सर्कुलर रेलवेज और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग सरफहरिस्त है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से सेहत, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदी शोबे तरजीहात में शामिल हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी हुकूमत को निजी सेक्टर्स पार्टनरशिप की हवाले आगाही बढ़ाने, तरबियती प्रोग्राम्स और इस्तादात बढ़ाने पर भी काम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। नाज़रीन, वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ खबरों की तरदीद करते हुए उनको बेबुनियाद करार दिया है। वज़ारत के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की कि 16 माह की महंगाई का मलबा पहले PTI चेयरमैन पर डाला गया, अब मुझ पर डाला जा रहा है, और ना ही उन्होंने मौजूदा महंगाई को किसी डील का नतीजा करार दिया है। हकीकत के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसी भी कोई बात नहीं हुई जिसमें उन्होंने खुद को ड्राइवर मुखातिब करके मुल्क को गाड़ी से तशबीह दी हो। वजारत के फैक्ट चेकर के मुताबिक झूठी खबरें न सिर्फ गैर इखलाकी और गैर कानूनी होती हैं बल्कि कौम की भी तौहीन है। अब ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो झूठी खबरों को मुस्तरद कर दें। और जनाब, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,707 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 187 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 103 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 21 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 13,92,51,000 से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 4,47,69,00,000 रुपए से ज्यादा थी। आज सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल और सीमेंट से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज के शेयर्स में हुआ। नाज़रीन, किसी भी मईशत में ज़र मुबादला के ज़खायर और करेंसी की शरह तबादला अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी रुपया गुज़िश्ता कुछ महीनों से दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से बैरूनी अदायगियाँ हैं। उम्मीद की जा रही है कि समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र भेजने पर पाकिस्तानी रुपये पर दबाव कम हो जाएगा। तफसील मोहम्मद शाहिद से। गुज़श्ता कुछ महीनों से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है। रवां माली साल के पहले माह यानी जुलाई के महीने में बैरूनी अदायगियों की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। बैरूनी अदायगियों के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्टैंड बाय प्रोग्राम के बाद दरामदात बढ़ने से रुपए की कदर में कमी हुई। जो क्विक सोल्यूशन है कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ऐसे आइटम जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपनी जो फ्यूल की इंपोर्ट है उसको भी मैनेज करने की जरूरत है बाय थिंकिंग ऑफ सम काइंड ऑफ अ राशनिंग। और लास्टली मैं समझता हूं कि जो हमारी एक ओपन एक्सचेंज है ओवर द काउंटर डॉलर की, इसको महदूद करने की ज़रूरत है कि हमारी जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है ये ओपन मार्केट में अवेलेबल होने की बजाय सिर्फ एयरपोर्ट पे काउंटर्स के थ्रू अवेलेबल हो, कि जिसमें जब लोग बाहर जाएं डॉलर्स अवेलेबल हो, जब वापस आएँ तो वो सरेंडर कर लें। बाकी हमारी तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। तिजारत में अदम तवाज़ुन, महंगाई की बढ़ती हुई शरह, बैरूनी कर्जों का बोझ और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी हुई। हमारा जो इस वक्त मौजूदा इन्फ्लेशन रेट है इसकी वजह से हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर आता है। हमारी मार्केट के अंदर कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि जिनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है अगर हम अपनी एक्सचेंज रेट की प्राइस को मैनेज करना चाहते हैं।
امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں پاکستانی تارکین وطن کی جانب سے ترسیلات زر موصول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ترسیلات زر میں اضافے کے ساتھ ہی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام آئے گا۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، معیشت کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ماہر معاشرت ندیم مولوی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ ندیم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ندیم صاحب، گزشتہ کچھ مہینوں سے پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، لیکن جب بھی ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ ہوں اور امپورٹ بلز کم ہوں۔ ابھی اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں، ہم IMF کے پلان میں بھی ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں اور امپورٹ بلز کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، امپورٹ بلز جو ہیں، جو ضرورت کے تحت خاص طور پہ را مٹیریل ہے، وہ تو ہم اس کے اوپر کوئی کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ اس کو کسی بھی طرح سے روکا جائے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے یہاں پہ انڈسٹری میں پروڈکشن جو ہے اچھی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ہم ایکسپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں جو ہرڈلز آ رہے ہیں وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ تمام انڈسٹریز میں بڑھ رہی ہے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ اور دوسری جو ہمارے ایکسپورٹس کی ڈکلائن کی وجہ یہ ہوتی ہے، جب ڈالر بہت اونچائی کی سطح پہ چلا جاتا ہے تو ہمارے جو را مٹیریلز ہوتے ہیں، جو مین سورس ہوتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کی پروڈکشن کے لیے، وہ بھی ہماری امپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے اور یہ میجر مسئلہ ہے۔ اس کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگ کوششوں میں ہیں اور یہی ایک راستہ ہے جو کہ اگر ہم ایکسپورٹس کی طرف آتے ہیں، مگر اگر یہ راستہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں ملتا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا، تو ہمیں جانا پڑے گا ایگریکلچر ایکسپورٹ کی طرف، یعنی کہ ایگریکلچر گڈس کی طرف۔ ایگریکلچر گڈس میں اگر ہمارے ایگریکلچر گروتھ زیادہ ہوگی تو پھر یہ ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا، انڈسٹری میں تو جو مین سورس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بجلی، مگر ایگریکلچر میں جو مین سورس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوائل، ہماری زمین۔ ماشاءاللہ سے ہماری زمین زرخیز ہے، دوسرا پانی، تیسرا پیسٹیسائڈ، تو یہ چیز جو ہوتی ہے تو بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ اچھا ندیم مولوی صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے پازیٹیو ٹرینڈ کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مومنٹم ہم آگے دیکھیں گے؟ سسٹینیبلٹی بعض اوقات کویسچنیبل ہو جاتی ہے، کبھی بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ نیگیٹو کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس مومنٹم کو کیسے سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے اسٹاک ایکسچینج کی تھوڑی بہت رہنمائی کرنی چاہیے انویسٹرز کو، کیونکہ 40,000 سے جب مارکیٹ 48,000 پہ گئی تھی لگاتار، آپ نے دیکھا جیسی IMF کی خبر آئی تھی، اور پھر تیزی سے جب مارکیٹ 48 پہ جاتی ہے تو مارکیٹ میں انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی ایک کہا جاتا ہے کریکشن اینڈ ڈپ۔ مارکیٹ نے پہلے ڈپ لیا، پھر اس کے بعد تھوڑی موومنٹ اپ سائڈ دکھائی، پھر نیچے کی طرف آئے، تو یہ کریکشن کہتے ہیں۔ ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ جی مارکیٹ نیچے بیٹھ رہی ہے۔ کریکشن، ہیلدی کریکشن کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی 1000-2000 پوائنٹ نیچے آنے کے لیے مارکیٹ تیار ہے، مگر اس کے بعد اگر مارکیٹ 10% سے زیادہ نیچے جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ جو ہے ایک مومنٹم لے رہی، ڈائریکشن لینا چاہ رہی ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹر جو ہے وہ ڈائریکشن طے کرتی ہے۔ 10% مارکیٹ کے نیچے آنے کے بعد، ابھی مارکیٹ 10% نیچے نہیں آئی ہے، 10% نیچے آنے کے لیے بھی کم سے کم ابھی اسے 1000-2000 پوائنٹ کی قریب نیچے آئے گی، تب میں کہوں گا کہ جی مارکیٹ نے کریکشن لیا۔ یہاں پہ پینک کریٹ ہوتا ہے، جس طرح سے آپ دیکھیں نا، جو رومرز ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں، یہ جو فیک نیوز ہوتی ہے، یہ بڑے امپیکٹ دیتی ہے مارکیٹ کا، تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ دوسرا، ڈالر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ڈالر کا امپیکٹ بھی جو ہے آپ دیکھیں، انہوں نے مصنوعی کریٹ کیا ہوا ہے جس کے اوپر مختلف میں سمجھتا ہوں لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، جو ڈالر کی ہولڈنگ کر رہے ہیں، ناجائز طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم فنڈامنٹلز کی بات کریں تو جب پاکستان کے ریزرو 6 ارب ڈالر پہ تھے تب بھی ڈالر کبھی 300 روپے پہ نہیں تھا، تو ہم فنڈامنٹلز تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب فنڈامنٹلز کی وجہ سے آج ہمارا ڈالر 300 روپے اور 290 پہ پہنچا ہے۔ اگر فیکچوئل پوزیشن پہ دیکھیں تو یہاں پہ آرٹیفیشلی جو ہے نا ڈیمانڈ کریٹ کی جا رہی ہے،
اور اس کی اصل وجہ ڈیمانڈ کریٹ کی جا رہی ہے. گاٹ یور پوائنٹ. ندیم مولوی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اسٹاک ایکسچینج میں جو تیزی کا رجحان ہے اس پر آپ تفصیل سے بات کرے تھے. ایک بار پھر سے آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے. پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق اس حادثے میں 2 افسر اور 1 جوان شہید ہو گئے. پاک بحریہ کی جانب سے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہیلی کاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا. صدر ڈاکٹر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گوادر میں ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر حادثے میں نیوی کے افسران اور جوان کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی اور وطن کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی اور صبر جمیل کی بھی دعا کی. نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین, صدر ڈاکٹر عارف الوی سے نگراں وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں ملک میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر مملکت نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے گزشتہ روز کے بیان کو سراہا کہ نگراں حکومت اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی پاسداری کرے گی. صدر مملکت نے آئین کی بالادستی برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چیئرمین معاون فاؤنڈیشن ایڈمرل ریٹائرڈ محمد آصف سندیلا نے ملاقات کی ہے. اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں محمد آصف سندیلا نے انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے محمد آصف سندیلا کی زیر قیادت معاون فاؤنڈیشن کی دیہی علاقوں میں نظر انداز طبقوں کو فلاح و بہبود کے لیے خدمات کو سراہا. پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ جنگی مشق البتار اول 2 ہفتے جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئیں. ISPR کے مطابق مشق میں دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے اسپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی. مشق کی اختتامی تقریب میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی اور اعلیٰ عسکری قیادت نے شرکت کی. مشق کے اختتام پر فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. اس کے علاوہ اسپیشل فورسز کے جوانوں نے لڑاکا ہیلی کاپٹرز کے ہمراہ شاندار جنگی مہارت کا مظاہرہ بھی کیا. البتار اول کا مقصد دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان تاریخی عسکری تعلقات کو تقویت دینا، فوجی تعاون کے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینا اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مربوط بنانا ہے. 1965 کی جنگ کے چوتھے روز بھارتی وزیر خارجہ اندرا گاندھی نے دعویٰ کرتے ہوئے دھمکی دی کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کشمیر کے تنازع کو ایک ہی دفعہ بذریعہ طاقت حل کرے گا، جبکہ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جہریت کا ارتکاب کیا ہے. چینی سرکاری اخبار پیپلز ڈیلی نے لکھا کہ بھارتی افواج کی پاکستانی سرزمین میں جبری مداخلت پر پاکستانی مسلح افواج نے اپنے دفاع میں بھارتی فوجوں کو لائن آف کنٹرول سے پیچھے دھکیل دیا. GHQ نے تمام فارمیشنز کو بھارت کے خلاف دفاعی اقدامات لینے کا حکم دے دیا. اقوام متحدہ کے پاکستان اور بھارت میں آپسی مشن میں تعینات لیفٹیننٹ جنرل نیمو نے بھارتی مقبوضہ کشمیر مجاہدین کی جانب سے سری نگر کے قریب سونا مرگ کے مقام پر بھارتی فوج پر حملہ اور بھاری نقصان پہنچانے کے دعوے کو مسترد کر دیا. نیول چیف ایڈمرل افضل رحمان خان نے پاکستان کے تمام بحری جہازوں کو سمندری حدود میں دفاعی پوزیشن لینے کا حکم دیا. بھارتی بحریہ کی نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے پاک بحریہ نے اپنی طویل فاصلے تک مار کرنے والی آبدوز اور PNS غازی بحری جہاز کو تیاری کا حکم دیا. PNS غازی کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ وہ بھارتی بحری جہازوں بشمول INS مسور، INS دہلی بحری جہازوں سے لاحق خطرے کا رخ موڑے. جوڑیاں سیکٹر میں 6 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی پلاٹون نے سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر شریف کی سربراہی میں تروٹی میں اہم بھارتی مورچے پر حملہ کیا اور یہاں انتہائی سخت مارکا ہوا، جس کے نتیجے میں بہت سے جوان شہید ہوئے. سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر شریف نے نہایت بہادری اور دلیری سے اپنے سپاہیوں کو بھارتی افواج کے نرغے سے نکالتے ہوئے ان کو دوبارہ منظم کر کے پھر سے حملہ کیا اور اپنے 6 شہداء کے جسد خاکی اور 15 زخمیوں کو وہاں سے نکال لائے. شبیر شریف نے تیسری بار حملہ کیا اور ایک آرٹلری گن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، جس پر شبیر شریف کی بے مثال قیادت، بہادری اور جنگی صلاحیت کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا. پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بھارتی فضائیہ کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور 40 بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو دور تک پیچھا گیا. لبریشن فرنٹ نے راجوری سیکٹر میں انڈین ملٹری قافلے پر حملہ کرتے ہوئے 38 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل جبکہ بڑی مقدار میں اسلحے پر قبضہ اور کئی فوجی قیدی بنا لیے.
मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान किसी भी लम्हे अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं रहते। उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर वाक़या चेक पोस्ट में मौजूद फ्रंटियर कोर नॉर्थ के अफसरों और जवानों के बारे में आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। अनवारुल्लाह खान ने तैयार की है, आप भी देखिए। हमारे बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात मुल्क की जोग्राफियाई सरहदात की हिफाजत पर मामूर है। शदीद मौसमी हालात या घर वालों की याद उनकी वतन पर जान निछावर करने के जज्बे को कमज़ोर नहीं कर सकती। उनकी पहली तरजीह मुल्क की सरहदात की हिफाजत ही है, जब ही तो ये अपनी ख्वाहिशात वतन पर कुर्बान करते हैं। 1947 से लेके आज तक मुल्क को बनाने वालों, मुल्क को बचाने वालों, शुहदा और गाजियों के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे होते हुए हमारी कौम अल्लाह ताला के फजल करम से अमन और चैन के साथ रह सकती है। पाक अफगान सरहद पर 3000 फुट बुलंदी पर वाक़या बिग बैन नामी चेक पोस्ट के उस पर अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार और इस पर खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर है। इन बेअब व गया संगलाह पहाड़ों के दरमियान वतन की मिट्टी की हिफाजत पर मामूर एहलकारों के जज्बे हमालिया से बुलंद है और उन्हें फ़ख्र है कि उनकी सलाहियतें मुल्क की हिफाजत की खातिर इस्तेमाल हो रही है। हमारा जज्बा बहुत बुलंद है क्योंकि ये पूरा मुल्क हमारी फैमिली है। हम यहाँ पर एज अ फैमिली रहते हैं तो हमें कोई कमी महसूस नहीं होती और हमें और भी ज़्यादा खुशी होती है कि जैसे हमारी पूरी फैमिली, पूरा पाकिस्तान हमारी वजह से सुकून से होते हैं। पाक धरती की हिफाजत की खातिर अपना चैन सो कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर व जवान हमारे हीरो है। उनकी बहादुरी और वतन से मोहब्बत का जज्बा पूरी कौम के लिए काबिल तकलीद है। पाक अफगान बॉर्डर पे मौजूद इन जवानों के हौसले बुलंद है और दुश्मन के किसी भी जरहियत को पसपा करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। अनवरुल्लाह खान, पाक अफगान बॉर्डर, तुर्खम। यौम दिफा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत। शोहदाए पाक फौज शुजात और बहादुरी की पहचान है। यौम दिफा के मौके पर शोहदा के लवाहिकीन ने अपने जज्बात की अक्कासी करते हुए कहा है कि पाक फौज के जवानों का वही हौसला और अज़्म आज भी है जो जंग सितंबर 1965 में दुश्मन के खिलाफ था। जिस तरह से पाकिस्तान 1965 की जंग में पाकिस्तान के जवान, फौजी जवान, उनके ऑफिसर जिस तरह से जंग में आगे खड़े रहे थे, इंडिया के सामने खड़े हुए थे, जैसे उन्होंने तब अपनी फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचा था, तब भी वो पाकिस्तान के बारे में सोचते थे और आज भी वो अपनी फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचते, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं वो आज भी। 1965 के जंग में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उन्होंने यही कहा था कि हमने लाहौर पे अगले दिन हमने लाहौर में नाश्ता करना है, लेकिन उस वक़्त पे अवाम ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा डटकर मुकाबला किया कि उनको शिकस्त दी, बल्कि मुँह की भी खाली कर गई और उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान ने उनके इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। We are standing with Pakistan Army. The whole nation is proud of Pakistan Army. Long live Pakistan Army. Long live Pakistan. और पूरी फौज के साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, जैसे कि पहले खड़ी थी 1965 की जंग में, आज भी खड़ी है। मेजर अजीज भट्टी जब उन्होंने फोटो देखती थी तो कैसे नौजवान थे, उन पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की शहादत पाई और कितनी माओं को, कितने बच्चों को महफूज रखा। 6 सितंबर में हमारी पाकिस्तान फौज ने इंडिया की फौज को ना कुछ चने चबवाए हैं। उन्होंने ललकारा था पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान को हराकर लाहौर के जिम खाने में नाचेंगे, लेकिन पाकिस्तान के फौज के साथ उनकी आवाम भी खड़ी हुई थी एक पेज पर कि उन्होंने लड़ते हुए इंडिया को ना सिर्फ शिकस्त दी, उनको ये बता दिया कि पाकिस्तान की आवाम आज भी पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। कोई भी हमारे मुल्क की तरफ अगर आँख उठाकर भी देखेगा, हम उनको उनकी आँखें निकाल कर बाहर रख देंगे। जंग सितंबर 1965 जब दुश्मन ने जारियत करते हुए पस्टोर के इलाके चारवा सेक्टर के रास्ते पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी, जिस पर सियालकोट चुंडा पसरूर के बासियों ने अपनी फौज के शाना बशाना दुश्मन को मैदान जंग में इबरत का निशाना बना दिया और दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिलाते हुए इबरतनाक सबक सिखाया। तफसील बता रहे हैं राना कैसर हयात। जाग उठा है सारा वतन, सितंबर 1965 में चुंडा के महाज पर जंगे अजीम दोम के बाद
टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। ये जंग 6 से 22 सितंबर 1965 तक चुंडा के गिरदोनवा, चारवा, गडगोर और चुबारा में लड़ी गई। दुश्मन का मकसद लाहौर गुजरांवाला जीटी रोड तक पहुंचना और सप्लाई लाइन को तोड़ना था, लेकिन 21 सितंबर तक दुश्मन अपना ये मकसद हासिल ना कर सका। जीटी रोड तो दूर की बात, दुश्मन चुंडा तक भी ना पहुंच सका। दुश्मन ने अपनी कुल जारहाना ताकत एक आर्मर्ड डिवीज़न और इन्फेंट्री डिवीज़न से शबे खून मारा, मगर 3 गुना ज़्यादा ताकत के बावजूद उसे मुंह की खानी पड़ी। इतनी बड़ी इंडिया की ताकत नाल और लोहे के चने चबा दिते पाकिस्तानी फौज ने और अवाम के तावन के नाल, अल्लाह के फजल नाल हुण भी कौम ते जदों कोई वक्त है इस कौम ने बड़ा अपना रोल अदा किया। सियालकोट, चुंडा और पसरूर के बहादुर और निडर लोगों ने पाक फौज के शाना बिशाना सीसा पलाई दीवार बनकर मकार दुश्मन के 600 टैंकों को निशाने इबरत बनाया और चुंडा के महाज को दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अपने से 3 गुना बड़ी दुश्मन की फौज का पाकिस्तान की मायानाज फॉर्मेशन 15 डिवीज़न ने तनहा सीसा पलाई दीवार की तरह डट कर न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि दुश्मन को नाकों चने चबवाए। इस आला कारकर्दगी के इतराफ में इस डिवीज़न को विक्ट्री डिवीज़न का खिताब भी दिया गया। चुंडा की जंग हमारे सपूतों की शुजात, बहादरी और अजमत की बेमिसाल दास्तान है जो हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। राणा कैसर हयात, चुंडा सेक्टर, पसरूर। नाज़रीन, अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है, सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि नारोवल में बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला मुजरिम पकड़ा गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल का कहना था कि जुर्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर यह बच्ची सबके लिए मिसाल है, क्योंकि जुर्म पर खामोशी से माशरे में जुर्म को तकवीत मिलती है, इसलिए ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। एहसन इकबाल ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा बच्ची के लिए 1 लाख रुपए तालीम के लिए देने का भी ऐलान किया है।
इसी हवाले से नाज़रीन बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे ताहिर जाफरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं मजीद तफसीलात। ताहिर जाफरी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर, एक तो ज़रा नारोवाल में जो वाक़या पेश आया है, थोड़ी सी अगर डिटेल आप इसकी हमारे सामने रख सकें कि ये बंदा तो अब पकड़ा गया है, ये क्या वाक़या है सारा, और दूसरा बड़ी अहम बात की है एहसन इकबाल साहब ने कि ऐसे जुर्म पर खामोश नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से बच्ची ने अपने दिफा में आवाज़ बुलंद की है, इस तरह से अगर खुदा न खास्ता ये जुर्म होता है तो इस पर बोलना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी का कलमिया है कि जो मजलूम खानदान है उसको हमेशा दबा दिया जाता है, दैयत के नाम पे या दबाने के नाम पे या पंचायत के नाम पे। तो एक ये बहादुर खातून है शमशाद बीबी कि इसको 11 अगस्त की शाम को इसको एक बहाने से एक नामुल शख्स जिसका नाम वाहिद था, उसने एक नामालूम खातून के हमरा इसको अगवा किया और इसकी बेटी को भी अगवा कर लिया बहाने से, और इसकी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। जिसके बाद इस खातून को धमकियां भी मिलती रहीं, लेकिन ये डटी रही और इसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और उसको कैफरे किरदार तक मुलजिम को पहुंचाने की जो है एक मिशन जो है उसको किया, और उस पर कानून नाफिज करने वालों इदारों ने भी एक्शन लिया और ये मुलजिम जो है इस वक्त जेर हिरासत है। उसके खिलाफ ताज़-ए-रात पाकिस्तान के तहत 365B के तहत जो है इसकी कार्रवाई अमल में आ रही है। ये इसके खिलाफ ट्रायल भी होगा और ये इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे का ये कहना है कि ये जल्द से जल्द ये मुजरिम अपने जो है कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। इसी इशू पर एहसन इकबाल साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर, उन्होंने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें बताया कि ये मुलजिम पकड़ा गया और उन्होंने इस खातून को जो है इसकी बहादुरी को सलाम पेश किया कि इस खातून ने बहादुरी से संगीन नतायज की धमकियों के बावजूद भी वो खातून डटी रही और उसने कानून। बहुत शुक्रिया ताहिर जाफरी। यकीनी तौर पे ये बच्ची काबिल तकलीद है कि इसने जुल्म पर जो है वो खामोश नहीं रही बल्कि बोली है, तो जो जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी असल में जुल्म को तकवीत देने के मुतरादिफ है। आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत सूबे में सयाहत को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए सिंध के सयाहती मुकामात को लंदन ट्रैवल मार्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे नवाब अली शाह ने सिंध के वजीर सियाहत अरशद वली मोहम्मद से खुसूसी बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, सिंध में सयाहती मकामात कितने हैं, सिंध में सिंध हुकूमत ने सयाहत के हवाले से क्या क्या किया है, ये सारी बातें सुनने के लिए हम आज मौजूद हैं सूबा सिंध के सयाहत के वजीर अरशद वली मोहम्मद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सयाहती मकामात को प्रमोट करने के लिए सिंध में किस तरह इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें जितने भी एरियाज़ हैं उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला, जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहे हैं। बहुत सख्त इसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उनको उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा जिसमें एक सयाह आता है तो वो सेटिस्फाई होके जाए। सयाह को लाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको लाने के बाद उसका जो पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए वो ज़रा मुश्किल है। उसके लिए हमें उनको वो तमाम सहूलतें देनी होंगी जो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। चाहे आप बुकिंग से ले लें, चाहे आप उनके रेट्स से ले लें, चाहे आप गाइड के हिसाब से देख लें, कोई गाइड अवेलेबल नहीं है जो उनको समझा सकेगी जगहें कौन सी हैं। हम गाइड्स को ट्रेन करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। हमारे जो STDC के अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत बिलो स्टैंडर्ड हैं, उनको हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि उस स्टैंडर्ड पे लेके आएँ जो ताकि लोग अगर वहाँ विज़िट करते हैं, वहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं तो वो वापस सेटिस्फाई होके जाएँ। नाज़रीन, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तिलक कुमार बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बेहतरीन मौक़े मिलने की खूबसूरत मिसाल है। रहीम यार खान के दानिश बॉयज़ स्कूल के तालिब इल्म तिलक कुमार ने मैट्रिक के इम्तिहानात में 1069 नंबर लेकर दानिश स्कूल बॉयज़ रहीम यार खान में पहली पोजीशन हासिल की है। होनहार तालिब इल्म तिलक कुमार से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक अहमद। मज़ीद तफसीलात वही हमारे से शेयर करेंगे। हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले तिलक कुमार दानिश स्कूल रहीम यार खान में तालीम हासिल कर रहे हैं। तिलक कुमार ने मैट्रिक के इम्तिहान में 1069 नंबर हासिल करके दानिश बॉयज़ स्कूल रहीम यार खान में पहली पोजीशन हासिल की है। तिलक कुमार के वालिद ठाकर जी सादकाबाद में टोपियां बनाने का मजदूरी का काम करते हैं। यकीनन इसके पीछे मेरे जो साजा कराम उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी शब रोज की मेहनत है जिस वजह से मैंने ये कारकर्दगी दिखाई है। और मेरा इरादा है मैं मुस्तकबिल में गूगल माइक्रोसॉफ्ट में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करना चाहता हूँ। दानिश स्कूल बॉयज़ रहीम यार खान की ये कामयाबी न सिर्फ तालिब इल्म की मेहनत और अज़्म को जाहिर करती है बल्कि बगैर किसी तासुब के टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए स्कूल के अज़्म को भी उजागर करती है। सिर्फ वाहिद बच्चा नहीं है माइनॉरिटीज का, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया। यहाँ किसी किस्म की भी तफरीक नहीं समझाती मुस्लिम बच्चों और गैर मुस्लिम बच्चों के दरमियान।
تو جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اور ہماری 10th کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. یہ جو ہمیں اتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، اور ہماری جو اساتذہ ہیں ان کی محنت ہے، یہ ساری ان کی کاوش ہے کہ آج ہم اتنے بہترین نتائج کے اوپر ہیں. تلک کمار کی کامیابی ہمارے معاشرے میں بین المذاہب امانگی اور سب کے لیے تعلیم برابر موقع فراہم کرنے کے لیے ایک عمدہ مثال ہے. پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو تعلیم اور ترقی کے یکساں مواقع میسر آ رہے ہیں. شفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان. اور جناب، گجرات کے ایک نوجوان منان لیاقت نے علم دوستی کی ایک مثال قائم کر دی ہے. منان لیاقت نے اپنے آبائی گھر کو علاقے کے غریب اور نادار بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں فیضان ارشاد اپنی اس رپورٹ میں. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گجرات میں، اور میرے ساتھ گجرات کے وہ نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنا گھر جو ہے غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھا لیا. اس وقت ہمارے ساتھ منان لیاقت موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ان کے مائنڈ میں یہ خیال کیسے آیا. جی السلام علیکم. جی یہ اس سفر کا آغاز جو ہے وہ 2013 سے ہوا، اور میں نے اپنا آبائی گھر جو ہے اس کاز کے لیے جو ہے میں نے ڈونیٹ کیا، اور وہاں سے غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ہے ہم نے بیڑا اٹھایا. اور آج الحمدللہ ہم لوگ 3 اسکول بنا چکے ہیں. ایک اسکول جو وہ میرا آبائی گھر ہے، دوسرا اسکول جس اسکول میں ہم ادھر کھڑے ہیں جو کہ کنٹینر اسکول کہلاتا ہے، یہ پاکستان کا پہلا اسکول ہے جو کہ ایک شپنگ کنٹینر میں موجود ہے. اور اس میں غریب بچے جو کہ جگہ جگہ کچرا اٹھاتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، سڑکوں پہ خاک چھانتے، اور جو ڈفرینٹ جو فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں بچے، ان کو شام کے وقت ان کو یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر ہم ان کو کسی اچھے اسکول میں پروموٹ کر دیتے ہیں. دن کو یہ بچے کام کرتے ہیں تو یہ اسکول نہیں جا سکتے، اور بہت سے ایسے بچے ہیں جن کی وجہ سے ان کا گھر جو ہے، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، اور وہ اپنے والدین اور اپنے گھر کا واحد سہارا ہیں جو کما کے لاتے ہیں تو ان کا گھر چلتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایوننگ کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے، اور یہ شام کے ٹائم یہ سارے ہمارے اسکول چل رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مشن ہے، سڑک سے اسکول تک. فیضان ارشاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گجرات. ناظرین، گوجرانوالہ آرٹس کونسل ہال میں طلباء اور طالبات کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والوں کی روک تھام کے لیے لالی ڈرامہ پیش کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. علی اعظم کی رپورٹ دیکھیے. غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے والے نوجوانوں کو آگاہی دینے کے لیے گجرانوالہ آرٹس کونسل ہال میں طلباء و طالبات کی جانب سے لالی ڈرامہ پیش کیا گیا، جس میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کہ کتنا تکلیف دہ ایشو جس میں ہماری بہت سی جانیں گئی ہیں، ہم نے اس ایشو کو کوشش کی ہے کہ نوجوان نسل کے ذہن تک پہنچائیں اور ایک دفعہ گفتگو کا آغاز کریں. اور وہ جو گفتگو ہے وہ یہ کیا ہے؟ وہ گفتگو یہ ہے کہ انلیگل امیگریشن کو سٹاپ کیا جائے اور ہمارے بچوں کو تربیت کی جائے کہ وہ لیگل طریقے سے پاکستان سے باہر جائیں، نہیں تو بہت خطرات ہیں. So this was a major first event of its kind where we went into the community and we educated them about something and they enjoyed it. ڈرامہ کاسٹ کا کہنا تھا کہ ڈرامے کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا تھا کہ غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے کے بجائے اپنے ملک میں مواقع تلاش کریں. میرا اس ڈرامہ میں بیسیکلی رول تھا مجتبیٰ کا، who was basically an illegal immigrant جو کہ پیسے کمانے کے لیے ریسورسز کی تلاش میں ملیشیا گیا تھا، اور وہاں پہ اسے کون کون سی پرابلم فیس کرنی پڑی تھی جسٹ بیکاز کہ وہ ایک انلیگل امیگرینٹ تھا. لٹریچر اینڈ ڈرامہ شوڈ بی پروموٹیڈ اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. شہریوں کی بڑی تعداد نے گجرانوالہ آرٹس کونسل ہال کا رخ کیا اور لالی ڈرامہ کو سراہا. شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسے ڈرامے بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو آگاہی مل سکے. گجرانوالہ کے طلباء و طالبات نے انلیگل امیگرینٹس پہ لالی ڈرامہ پیش کر کے شہریوں کی داد وصول کی. علی اعظم، پی ٹی وی نیوز، گجرانوالہ. اور جناب، ٹھٹا کی اہم سوغات ربڑی، جس کا ذائقہ پوری دنیا میں مشہور ہے. تفریح کے لیے آنے والے اپنے پیاروں کے لیے یہ سوغات ساتھ لے کر ضرور جاتے ہیں. مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندہ مرزا حسن بیگ سے. یہ ضلع ٹھٹا ایک تاریخی شہر ہے، اور اس تاریخی شہر کو گھومنے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اور پاکستان سے آنے والے جب یہاں سے جاتے ہیں تو ربڑی کا تحفہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جاتے ہیں. یہ ربڑی دودھ، شکر اور بادام اور دوسرے میوہ جات سے مل کر بنتی ہے. اس ربڑی کا ذائقے کا مزہ الگ ہی ہے. ادھر ہم لوگ آئے ہیں ابھی ربڑی لے رہے ہیں ٹھٹا سے، ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ یہاں کا ربڑی تو بہت اچھا ہے، بہت مزیدار ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اپنے لیے لیتے ہیں، بچوں کے لیے بھی لیتے ہیں، اپنے جو دوست یار ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں، ہم لوگ ان کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں. گرمیوں میں خاص طور پہ جون جولائی میں یا گرمیوں میں تقریباً یہ سیزن رہتی ہے ہم لوگ کے پاس. اور اس میں اتوار کے علاوہ عام دنوں میں ماشاءاللہ رش اچھا رہتا ہے. اور یہ ٹھٹے کی بنتی ہے سوغات ہماری،
जो रबड़ी है मेन ठट्टा की सौगात बन गई है, तो लोग जाते जाते वापसी में ये बच्चों के लिए सौगात लाजम लेके जाते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये जो है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, ख़ासतौर से हाजी की रबड़ी जो है ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे जाती है। जब भी लोग हफ्ता इतवार को ख़ासतौर से पिकनिक के लिए ठट्टा आते हैं तो रबड़ी लेके ज़रूर जाते हैं। उनका कहना ये है कि रबड़ी की लज्जत ऐसी है, एक दफ़ा खाने के बाद दिल चाहता है कि दोबारा लेके जाएं।